आप तो रहने ही दो। कविता एक बहुत ही संस्कारी बहू थी जो घर का सारा काम खुद अकेले ही किया करती थी और ऊपर से सभी घर वालों का ध्यान भी वही रखती थी। एक दिन कविता ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊँ खाने में? तो सासू जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज़ हमसे पूछ कर ही बनाती आई है। कविता ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछ कर ही बनाती आई हूँ। जब आप लाती हैं तो एक ही लाती हैं, उसमें भला क्या पूछना। सास, ज़बान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती है, हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। न खाना बनाना आता है न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। कविता बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी, बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। कविता इतना कहकर रसोई में चली गई। ये कविता के ससुराल में रोज़ होता है। उसके और पंकज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं पर कभी चूं भी नहीं किया कविता ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर नंद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि एक साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को कविता ही बुरी लगती। सास कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसीलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की क्योंकि वो दहेज में कविता से 2 गुने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते, जो कि सास की ज़ुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। कहकर जाते, समधन जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दें नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक सास ने, क्योंकि पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी सासू माँ। दूसरी तरफ बेचारी कविता, गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने को पड़ते। जब विवाह करके आई तो पंकज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेवारी हमें ही निभानी है। कविता भी पंकज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननंद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि पंकज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ कविता का ध्यान कम न हो जाए। वैसे तो पंकज कविता को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे तो कविता सास की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननंद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब कविता जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे, कविता ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। कविता खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। सास, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है? दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। सास इतना कहकर अपने जाप करने लगी। कविता दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे शीला, आप इस समय? सब ठीक तो है ना? शीला गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर से ही पूछ लोगी? शीला रोती हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर सासू माँ पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। सास, शीला सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तो अकेली आई हैं या दामाद जी भी साथ आए हैं? शीला, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। शीला की माँ गुस्से में, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं। पर पंकज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे पंकज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। कविता, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले शीला से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई है। शीला बताओ ना, क्या हुआ? जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीज़ी से बात करेंगे आपसे। सास, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी शीला ही गलत लगेगी।
जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। कविता, माँ जी, मैं शीला से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। तो बोलिए शीला, क्या बात हुई? शीला फकक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किट्टी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज़ जाती हैं। मैंने बस इतना कहा मैं किट्टी जा रही हूँ। मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजाजी बरस पड़े, कहते दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्च, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया, भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरी, मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक़ नहीं छोड़ूँगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसीलिए, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। कविता, ननद शीला की पूरी बात सुन शीला के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है शीला कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। सास ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत, ये आपके ही संस्कार हैं जिसके कारण शीला अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता इन्हें। मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 10 साल की थी शीला, मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे, उन्होंने कहा शीला मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। शीला, क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई और बहन की। पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज़ रोज़ के माँ जी के ताने भी सहे। लगता है बांझी रहेगी, ये ज़रूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फ़ैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाज़ार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी ऐसे रूठ कर चली जाती तो क्या होता, आप अच्छे से जानती होंगी। शीला, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे कविता भाभी, शीला शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं, बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ शीला को लेने। शीला, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? कविता, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फ़ैसला किया आपने? कमरे में सामान रखवा दूँ आपका, आराम से यहीं रहिए, किट्टी पार्टी कीजिए। शीला, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही ना समझ पाई।
आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपनी घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। कविता, अरे बस बस दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजाजी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। शीला, अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। कविता, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहारे हैं जीजाजी गेट पर खड़े। शीला झेंप गई। तब तक पंकज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। सासू माँ, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। सासू माँ आज कविता को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। सास के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी कविता जैसी बहू सबको देना। कविता भी अपनी सास को निहारती रह गई, जिसके प्यार के लिए वो वर्षों से तरसती आई थी। आज वो उसकी झोली में था। कविता ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज कविता बहुत खुश थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई हो। यदि हाँ तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ हर रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।